But I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ डिसेबल ब्लॉग्स एंड मैं हूं शुभम। एंड आधे लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं तो आई मीन अब अपनी एम्पटी, जो कि आप शायद देख सकते हैं। मुझे पता है बहुत टाइम हो गया कि मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। नाउ आई एम बैक। तो जो टाइम पीरियड था इस बीच में मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस वगैरह बहुत लोगों ने पूछे कमेंट्स में और मैसेजेस में भी, बट वही है कि मैं इतने लोगों का एक साथ जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उनका मैं जवाब दे देता हूँ उसी समय कमेंट्स में और मैसेजेस में, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इनका जवाब देना कमेंट सेक्शन में बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल सेम क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है मेरे लिए भी उस चीज़ को प्रोवाइड कराना उस समय सबके लिए। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो बनाई नहीं है कोई, तो क्यों ना मैं एक Q&A वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि जितने क्वेश्चन लोगों ने पूछे उनका मैं जवाब एक एक करके दूँ, जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को नॉलेज है इन चीज़ों का और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको देखते हुए मैं इन चीज़ों का आंसर करूँ। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे हैं, बट मुझे लगता नहीं इस वीडियो में सारे आ पाएंगे, बट आई विल ट्राई कि जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस हो मैं इस वीडियो में कवर करूँ, और जितने बच जाएंगे तो आगे सीरीज चलती रहेगी Q&A की, ताकि जितने भी क्वेश्चन जो बच जाएंगे उनको मैं कवर अगली वीडियो में कर सकूँ। तो स्टे ट्यून विद मी एंड काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल मेरे से पूछा गया है जिसका जवाब मैंने बहुत वीडियो में दिया भी है, और अगेन बहुत लोगों ने दोबारा ये सेम सवाल मुझसे पूछा है, तो मैं दोबारा आई डोंट नो मैं कितनी बार बता रहा हूँ, बट मैं जितनी बार आप लोग पूछोगे उतनी बार बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है सारे लोग ने सारी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी मेरी, तो चाहे किसी भी मीन से उनको पता चलना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यही था सबसे कॉमन कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक डू आई यूज़ एंड वो कौन सी कंपनी का है। तो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ अभी ऑसर कंपनी का प्रोस्थेटिक यूज़, और जो जॉइंट है मेरा वो ऑसर कंपनी का है, उसका मॉडल नंबर है एस्पायर P1। तो ये एक न्यूमेटिक जॉइंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि न्यूमेटिक अच्छा है, हाइड्रोलिक अच्छा है, तो मैं उस पर इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा अभी, बट मुझे लगता है कि हाइड्रोलिक ज़्यादा अच्छा है। न्यूमेटिक भी बहुत अच्छा है, बट अगर हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक को, तो अगर मुझे ऑप्शन दिए जाए कि भाई दोनों ले सकते हो तुम, ठीक है, और मेरे को ये बोला जाए कि चूज़ करना है, बजट कुछ नहीं देखना, बस चूज़ करना है कि दोनों में से कौन सा लोगे, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर हाइड्रोलिक। बट अगर बजट वगैरह चीज़ें देखा जाए, इनको माइंड में रखा जाए, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बजट कॉन्शियस हो और आप ये चाहते हो कि विद इन बजट आपको चीज़ लेनी है, प्रोस्थेटिक यूज़ लेना है, तो मैं कहूँगा गो फॉर न्यूमेटिक। इतना कोई ख़राब जॉइंट नहीं है, मैं न्यूमेटिक यूज़ कर रहा हूँ, मैं सारे काम करता हूँ दौड़ने को छोड़कर, तो मुझे कोई ख़राब लगा नहीं। रिसेंटली मैंने अभी हाइड्रोलिक भी एक लेग ट्राई किया है और वो मुझे अच्छा लगा, न्यूमेटिक के कंपैरिजन में अच्छा है, बट वो इससे काफ़ी महंगा है। अब आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं हमेशा कि इसकी प्राइस क्या है। तो जो मेरा न्यूमेटिक जॉइंट है ये एक्चुअली में है 1.5 लाख, सिर्फ जॉइंट और फुट मिला के। उसके अलावा सॉकेट बनता है, ठीक है, उसके अलावा आपका जॉइंट तो हो ही गया, फुट भी हो गया, पाइलन लगता है, उसके बाद इसके साथ एसेसरीज जो आती है वो सस्पेंशन स्लीव, अगर आप सस्पेंशन स्लीव ले रहे हो या फिर सस्पेंशन बेल्ट ले रहे हो। बेल्ट में क्या होता है, जैसे हमारी बेल्ट होती है नॉर्मल जो हम पहनते हैं उसमें ऐसे 6 रुए रहते हैं, तो उसमें भी सेम ऐसे होता है, ताकि वो ये पूरा ऐसे में बन जाती है, यहाँ से आगे से आती है, यहाँ से पीछे, और यहाँ पे हम बेल्ट अपने हिसाब से टाइट ढीला कर सकते हैं। बट एक्चुअली में मुझे उसमें ऐसा लगा कि शायद वो चुभती है, क्योंकि बेल्ट जो होती है ना हम पैंट के ऊपर भी पहनते हैं तो वो हल्की सी चुभती है कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम ऊपर से पहनेंगे बिल्कुल अंदर से तो और ज़्यादा चुभेगी। तो मैंने सस्पेंशन स्लीव लिया है। स्लीव वाले में क्या कि वेलक्रो लगा हुआ है, तो जो वेलक्रो मैं ऐसे चिपका सकता हूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अभी जो इसका प्राइस है वो 1.5 लाख मैंने बताया है, बट एसेसरीज वगैरह जितनी भी चीज़ें इन सबको मिला के अराउंड 1.7 लाख हो जाता है, 7 लाख टोटली मिला के सब कुछ। ये प्राइस वेरी कर सकता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि होता ही है ऐसा कि यहाँ थोड़ा कम मिलता है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बट इतना वेरी नहीं करेगा। बट 1.5 to 1.7 लाख आपको ये जॉइंट आराम से मिल जाएगा विद इन पूरा, मतलब जॉइंट ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें आपका जॉइंट हो गया, सॉकेट हो गया, उसके बाद फुट हो गया, पाइलन हो गया,
पैलन होती है रॉड जो गलते जॉइंट से और फुट को जोड़ती है, ठीक है। दूसरा कि स्टम सॉक्स हो गया, तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब मिला के 1.5 to 1.7 लाख इसका खर्चा है टोटल। अभी सेकंड क्वेश्चन जो मेरे से लोगों ने पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा है, वो ये है कि एम्पुटेशन को मेरे कितना टाइम हो गया है और एम्पुटेशन के कितने टाइम बाद हमें प्रोस्थेटिक लगाना चाहिए। यार देखो, एम्पुटेशन बहुत ट्रॉमेटिक होता है, ये सबको पता है। जिसने एम्पुटेशन को फील किया है, जो इस प्रोसेस से गुजरा है, मैं ये मानता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेंटली अपने आप को हील करो, क्योंकि मेंटली जितनी जल्दी आप हील होगे ना, फिजिकली उतना ही जल्दी आप रिकवर करोगे। तो एक्चुअली मेरा एम्पुटेशन हुआ था 31 जुलाई को। एम्पुटेशन के बाद मैं 1 महीना रहा हॉस्पिटल में, 1 महीना रहा घर पे, और उसके बाद तीसरे महीने में अक्टूबर में मैं चला गया था पुणे और रिहैब एंड प्रोस्थेटिक के लिए। मेरा फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ही मेरा हील भी हो गया था टाइम से। अनलेस आपका वुंड हेल्दी है तो आपको खुद से पता लग जाएगा, दर्द होना बंद हो गया है। फैंटम पेन देखो रहेगा, फैंटम पेन का वेट मत करना कि फैंटम पेन ठीक होगा उसके बाद में प्रोस्थेसिस लगाऊंगा। वो तो धीरे धीरे डिमिनिश होगा, मैं नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी वुंड की हेल्थ के ऊपर। जितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको लगता है कि फिजिकली मेंटली यू आर रेडी प्रोस्थेसिस को यूज़ करने के लिए, तो आप जा सकते हैं। डॉक्टर भी आपको बता ही देगा कि हाँ यू आर रेडी फॉर प्रोस्थेसिस और नॉट। प्लस आपका मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। कई लोग वहीं रह जाते हैं कि भाई मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी रहते हैं। पे मैं ये नहीं कहता कि भाई दुखी मत हो, ह्यूमन नेचर है, कुछ चीज़ बुरी होती तो इंसान दुखी होता ही है, बट उसको पकड़ के मत बैठो। तीसरा क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछा है वो ये है कि एम्पुटेशन और रिहैब के बीच का जो टाइम है उसको कैसे डील करें, उसको कैसे मैनेज करें। क्योंकि एम्पुटेशन के बाद चलना सब चाहते हैं, बट जो बीच का प्रोसेस है जिसमें कि आपकी हीलिंग का टाइम है, या फिर डॉक्टर आपको कहता है कि अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि ऊपर से तो वुंड आपका हील हो जाता है, बट अंदर भी कभी कभी स्टिचेस लगे होते हैं। तो उन अंदर वाले स्टिचेस होते हैं उनको हील होने के लिए टाइम चाहिए। तो हमें लगता है कि बाहर से ठीक हो गया, बट हमें रेस्ट चाहिए होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि समझ लो आपको ना, देखो हर इंसान की कोई हॉबीज़ होती है। किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद होता है, किसी को गाने सुनना पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है। तो ऐसी मेरी भी हॉबीज़ थी। तो मैंने क्या किया उस टाइम में, जब मैं बहुत अकेला था उस समय एम्पुटेशन के बाद और प्रोस्थेसिस से पहले, तो मैंने क्या किया, मुझे ना गिटार बजाने का बहुत शौक था। मैंने गिटार ले भी रखा था पहले से, तो मैंने गाना गाना और गिटार बजाना शुरू किया। मेरा बहुत अच्छा टाइम निकलता था उससे। और मैंने क्या किया, जितना ज़्यादा हो सके, जब तक कि मैं प्रोस्थेसिस के लिए गया नहीं, मैंने अपना सोचा कि मैं टाइम्स कैसे स्पेंड करूँ, क्योंकि वो टाइम तो निकालना ही था मुझे। उससे पहले मैं जा नहीं सकता था प्रोस्थेसिस के लिए। मेरे को डॉक्टर ने बोला था अक्टूबर में जाना है, तो अक्टूबर तक मैंने ये चीज़ की, अपनी हॉबीज़ जो भी थी वो परस्यू करी। और हॉबीज़ से क्या हुआ कि ना, मैं धीरे धीरे उस चीज़ को भूलता रहा। जो चीज़ मेरे साथ हुई थी धीरे धीरे वो कम होती है, इतनी जल्दी ऐसे एकदम से नहीं जाती, बट धीरे धीरे वो चीज़ कम होती है। तो मेरे साथ वही हुआ। तो मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगा कि भाई आपके जो भी हॉबीज़ वगैरह हैं, उस खाली टाइम में आप उसका फ़ायदा उठाओ। अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर सकते हो आप उस बीच में, कि अब आप क्या क्या कर सकते हो अपने लाइफ में, अपने लिए क्या क्या कर सकते हो। एक वीडियो मैंने और डाली थी अपॉर्चुनिटीज़ वाली, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी फॉर डिसेबल्ड पीपल। तो आप लोग वो चीज़ चेक कर सकते हो कि भाई अब मेरे क्या क्या रास्ते हैं आगे, मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ, रेदर देन कि ओवर थिंक करो। इससे बढ़िया आप ये सोचो कि मैं आप कर क्या सकता हूँ। तो आप आपका जो बीच का टाइम है ना एम्पुटेशन और प्रोस्थेसिस का, उसको आप बहुत ही प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ्यूचर को लेके। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस टाइम को यूज़ कैसे करते हो। मेरे को याद है जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था 29 अगस्त को, तो उस समय ना 5 सितंबर को रिलीज़ हुई थी ब्रह्मास्त्र पिक्चर। तो मैंने सोचा मैं मूवी देखने जाऊँगा। अभी आप ये सोचो कि कोई बंदा जिसके साथ एम्पुटेशन हुआ होगा, वो से सोचे कि मैं मूवी देखने जाऊँगा, प्रोस्थेसिस भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। मैं व्हीलचेयर में था उस समय। मैंने क्या किया, अपने घर के जो पास वाला सिनेमा था उसमें कॉल किया, बताया कि सर मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा एक लेग नहीं है, ठीक है, मैं व्हीलचेयर पर्सन हूँ, तो सर मैं मूवी कैसे देखूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप आ जाओ, आप टिकट वगैरह बुक कर लो, हम आपको लिफ्ट से ऊपर ले जाएंगे और बैक एंट्रेंस से आपको जो भी आपकी सीट होगी वहाँ पर उसमें बिठा देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने टिकट करी ब्रह्मास्त्र की बुक, और मेरा फ्रेंड था मनवर, वो मुझे कार से लेने आया। व्हीलचेयर डाली हमने कार के पीछे और मैं बैठा व्हीलचेयर में और मूवी देख के आया। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। तो जो मैंने कहानी सुनाई ना, इसका जो मेन मोटिव था बताने का वो ये था कि मैंने भी टाइम निकाला बीच का,
सब निकालते हैं एम्पुटेशन से लेके और प्रोसेसेस के बीच की जर्नी को। बट मैंने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। मैंने ये नहीं करा कि भाई मैं दुखी रहा मैं, बट इतना नहीं रहा कि भाई छोड़ ही दूँ बिल्कुल, कि भाई अब मैं कुछ अच्छा सोचूँ ही ना अपने बारे में। उसके बाद मैं घूमा फिरा, दोस्तों के साथ इधर उधर भी जाता था कार में बैठ के, भी अच्छा लगा। क्योंकि आपको ना एम्पुटेशन के बाद अगर आप नॉर्मल चीज़ें करोगे दोबारा से तो आपको नॉर्मल फील होगा, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोबारा रियलाइजेशन के लिए कि जो हुआ है वो बुरा तो हुआ है, बट इतना बुरा भी नहीं हुआ है कि भाई आप जीने की बिल्कुल वो इच्छा ही छोड़ दो, अपने बारे में कुछ अच्छा सोच ही ना सको। एक क्वेश्चन जो और लोगों ने मुझसे पूछा वो ये था कि आप कौन कौन सी चीज़ें चला लेते हो, और कार चला लेते हो, बाइक चला लेते हो। तो देखो यार, मैंने अभी 2-3 महीने पहले मैंने पहली बार साइकिल चलाई। मैं बहुत डर रहा था पहले कि मैं चला भी पाऊँगा नहीं चला पाऊँगा, बट मैंने साइकिल चलाई और इसी लेग से चलाई, न्यूमेटिक वाले लेग से। उसके बाद मैंने स्कूटी, धीरे धीरे मैंने स्कूटी चलाना शुरू किया, तो स्कूटी भी मैं चला लेता हूँ आराम से। बाइक का मैंने ट्राई नहीं किया, और मुझे लगता है कि बाइक ना थोड़ा रिस्की है प्रोस्थेटिक में चलाना, क्योंकि बाइक में बीच में गैप नहीं होता, तो आपको हमेशा ओवर द लेग लेके चढ़ना पड़ेगा उसमें और वैसे उतरना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बाइक थोड़ा रिस्की है, और आप लोग बाइक चलाने की कोशिश मत करना अकेले में। अगर पहले तो मत चलाना, अगर चलाते भी हो तो भाई किसी सुपरविजन में ही वो चीज़ को यूज़ करना। बाकी कार का मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है कार चलाते हुए जो भी प्रोस्थेटिक यूज़ करते हैं। होपफुली कुछ टाइम बाद मैं कार चलाने की भी कोशिश करूँगा, बट अभी तक मैंने सिर्फ स्कूटी चलाई है, साइकिल चलाई है, कार का मैंने अभी तक देखा नहीं है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँगा, रात भी होने वाली है, तो मैं भी अपने रूम में चलता हूँ अभी। बट इन द लास्ट मैं ये कहूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, डोंट बी सैड। जो होना था वो हो गया। एंड मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कहीं पे कि एम्पुटेशन होना वो इज़ एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उसका ख़त्म हो जाना। अगर आपकी किसी बॉडी पार्ट का एम्पुटेशन होता है तो वो उसके बराबर है। तो किसी भी पर्सन के लिए वो बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है, बहुत ही दुखद होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई दुखी मत हो, मैं भी उस चीज़ से निकला हूँ, आप भी उस चीज़ से, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आधे निकल रहे होंगे उस चीज़ से, और आधे उस चीज़ से निकल गए होंगे। तो देखो यार, एक जो बंदा जो उस चीज़ से निकला है वो तुम्हें ये चीज़ बता रहा है कि भाई दुखी मत हो, क्योंकि ना ये टाइम निकल जाएगा। अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, बट परसों ये टाइम निकल जाएगा। तो बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा आगे अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं अगली वीडियो में लाऊंगा उसे। तब तक आप इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितने लोगों ने नहीं किया है प्लीज़। एंड जितने भी एम्पुटीज़ हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप किसी एम्पुटी को जानते हो तो प्लीज़ उसे इस चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि मैं इसमें ऐसी रेगुलर वीडियोज़ डालता रहता हूँ जो कि किसी भी एम्पुटी के लिए बहुत ही अच्छी होगी, उसे देख के बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो कि एक एम्पुटी आमतौर पे नहीं करता है। ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही ऐसा करता हूँ जो कोई नहीं करता, बट ये है कि मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख के अच्छा लगेगा। तो अगर आप किसी को भी जानते हो ऐसे जो कि एम्पुटी हो या फिर डिसेबल्ड हो, तो प्लीज़ शेयर माई चैनल। एंड जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हैं और अदर सोशल मीडिया पे, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे और बताओ, ताकि मैं अगली वीडियो में जितने और भी क्वेश्चंस कर सकूँ। क्वेश्चंस अभी मेरे पास बहुत हैं और भी, सीरियसली बता रहा हूँ, बट थोड़ा टाइम की वजह से मैं सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में नहीं कर पा रहा हूँ। बट जितने भी बचे हुए हैं वो सारे मैं अगली वीडियो में डालूँगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और बाय।